नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। यूपी में आगामी चुनावों को लेकर के अब सियासत गरमाने लगी है। आपको बता दें कि कल जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपी की पूर्व सरकारों ने परिवारवाद के चलते यूपी को बदहाली की गर्त में धकेल दिया। वहीं आज नोएडा के दादरी में अखिलेश यादव ने समानता भाईचारा रैली का आयोजन किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और यूपी में चल रही विकास योजनाओं को ही सवालों के घेरे में लाने की कोशिश की। तो देखना होगा कि क्या इस महारैली के जरिए अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में वापसी कर पाएंगे या नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपसे परिचय भी कराएंगे। चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने देखिए जमकर निशाना साधा है। विकास योजनाओं को लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है। समाजवादी पार्टी दादरी से चुनावी शंखनाद में उतर चुकी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इस वक्त लगातार नजर है अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी की 32 जिलों में चुनावी शंखनाद अखिलेश यादव भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने विकास योजनाओं को लेकर के सरकार को घेरा है, यूपी सरकार को घेरा है। समानता भाईचारा रैली, समाजवादी समानता भाईचारा रैली के जरिए अखिलेश यादव घेर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये समानता भाईचारा रैली समाजवादी पार्टी के खेमे में समानता लाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ पाएंगे समानता भाईचारा रैली के जरिए अखिलेश यादव समानता भाईचारा रैली के जरिए क्या पीडीए को साध पाएंगे। और ये तमाम इस वक्त जो सवाल है उसको लेकर के अखिलेश यादव समानता भाईचारा रैली के जरिए निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन मेहमानों से आपका परिचय कराएं इससे पहले हम आपको सुनाते हैं जो प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रतिक्रियाएं जरा सुनिए। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा, और किस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा वो भी सुनिए। तो देखिए अखिलेश यादव ने समानता भाईचारा रैली के जरिए चुनावी शंखनाद तो भर दिया है। कल जेवर एयरपोर्ट का जो हमने देखा कि जिस तरह से उद्घाटन हुआ, भव्य उद्घाटन हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी पश्चिमांचल में इस वक्त नजर बनाए हुए है। अखिलेश यादव भी समानता भाईचारा रैली के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भी फोकस जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी का भी फोकस पश्चिमांचल पर है। अखिलेश यादव से पहले सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, इस पर प्रतिक्रिया दी है, जरा सुनिए। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के समय बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए उपेक्षा का शिकार बनाया था अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को। अखिलेश यादव ने, उनकी समाजवादी पार्टी ने वर्षों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाला था। उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने धोखा दिया था। यूपी के कोने कोने में अराजकता थी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। उत्तर प्रदेश में वन माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट था। आज वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के नाम से उत्तर प्रदेश की पहचान होती है और ये हमने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में आज निवेश आ रहा है, निवेशकर्ता आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो,
सभी ने उत्तर प्रदेश को गर्त में ढकेलने का पूरा प्रयास किया, सिर्फ अपना विकास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास गर्त में डाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने कई प्रतिक्रिया दी। अब विकास योजनाओं को लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है। अखिलेश यादव ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, योगी जी ने कौन कौन से नए विकास किए, ये जरा गिनवा दें। क्या अखिलेश यादव को ये वोटर साथ दे पाएंगे? समानता, जो पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव का चुनावी बिगुल जो है हम कह सकते हैं कि अभी से बज चुका है। शंखनाद समाजवादी पार्टी ने बजवा दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसकी शुरुआत जो हो रही है, आप देखिए, पश्चिमांचल से हो रही है। पश्चिम पर इस वक्त सबकी फोकस है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं, सब इस वक्त पश्चिम से फोकस करके आगे बढ़ रही हैं। यानी कि पश्चिमी जिले, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, उस पर फोकस है। पश्चिम में कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से समाजवादी पार्टी को भी गुजरना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी गुजरना पड़ेगा। पश्चिमांचल में इस वक्त समाजवादी पार्टी का जो फोकस है, आप देखिए, सबसे पहले तो पीडीए को साधने में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। अब समानता भाईचारा रैली के जरिए अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि न सिर्फ हम पीडीए को साथ ले रहे हैं, पीडीए में सर्व समाज, सर्वव्यापी समाज आ जाता है। आप अखिलेश यादव से अगर पूछते हैं कि पीडीए का फॉर्मूला क्या है, तो अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच से कभी कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उसी को एक्सटेंड करते हुए कहते हैं ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी भी है। आदि आबादी को लेकर के आपने देखा अभी किस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं को लुभाने के लिए 40,000 सालाना रुपए देने का ऐलान किया। अब क्या आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी अखिलेश यादव की नैया जो है वो पार लगाएगी आने वाले समय में, या अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति करके, समानता भाईचारा रैली करके, इससे बिगुल फूंक करके, शंखनाद करके चुनावी रैली का, ऐसे अखिलेश यादव साध लेंगे उन सभी समाज को जो अखिलेश यादव कहते हैं कि सबका शोषण हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के आप फोकस की अगर बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी सौगात जो पश्चिमांचल को उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो दी है, वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एशिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक इंफ्रा में एक मजबूती दे रहा है, बल्कि पूरे देश के लिए, आप समझिए, जब एशिया की सबसे बड़ी ये एयरपोर्ट है तो एक गेटवे के रूप में, नॉर्थ इंडिया का आप कह सकते हैं गेटवे, और इसको भारतीय जनता पार्टी एक अपने बहुत बड़े विकास के रूप में, मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। यानी कि दोनों पार्टियों की तरफ से आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश में दमखम भरती हैं, बहनजी की तो बात ही छोड़िए, बहुजन समाज पार्टी की तो बात ही छोड़िए। बहुजन समाज पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति से अभी उतने सक्रिय मोड में नहीं है जितना कि बहुजन समाज पार्टी पहले कभी हुआ करती थी। मायावती, बहन मायावती हुआ करती थी। हालांकि सक्रियता बीच में दिखी बहुजन समाज पार्टी की। महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर नोएडा से हमने देखा था कुछ दिन पहले, मायावती ने चुनावी रैली का हुंकार भर के शक्ति प्रदर्शन किया था। उन्होंने दिखा दिया था कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो छिटका नहीं है, इंटैक्ट है। हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, बस जरूरत है उसमें जान फूकने की, आग फूकने की। यानी कि मायावती ने भी एक इंडिकेशन दे दिया था उत्तर प्रदेश में कि बीएसपी को कम समझने की कोशिश न करे कोई भी पार्टी। आइए चलिए मेहमानों के पास रुक करते हैं। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता बीजेपी अशोक कुमार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता सपा पंकज पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा।
पंकज जी, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पश्चिमांचल पर इस वक्त सबका फोकस है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमांचल को लेकर के क्या इंडिकेशन सभी पार्टियां दे रही हैं आपकी नजर में? और अभी अखिलेश यादव समानता भाईचारा रैली करके क्या संकेत देना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश में जितना महत्व पूर्वांचल का है, जितना मध्यांचल का है, उतना ही महत्व पश्चिमांचल का है। और विपक्षी दलों का विशेष रूप से पश्चिम की ओर ध्यान देने का एक कारण है डेमोग्राफी। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति की गति चलती है और किन किन चीजों को टारगेट किया जाता है। तो अपने अपने वोट बैंक को साधने की बातें हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी एक निश्चित वोट बैंक पश्चिमांचल पर है, उसको साधने की आवश्यकता है। और एक बात हम लोग लगातार देख रहे हैं कि चुनाव कोई भी हो, हमारी जो आधी आबादी है उसको टारगेट किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है। उसका बड़ा कारण ये है कि आज देश में महिलाओं की जो शैक्षिक स्थिति है और जो महिलाओं की मनोदशा है वो बहुत क्रांतिकारी रूप से उसमें परिवर्तन आया है। आज वो स्थिति नहीं है कि घर का कोई भी पुरुष सदस्य किसी महिला से कुछ कह दे और वो पूरी तरह से उसकी बात मान ले। अब तो ये ट्रेंड लगातार देखा जा रहा है कि महिलाओं में राजनीतिक समझ और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, शैक्षिक उन्नयन हुआ है और स्वतंत्र मस्तिष्क के द्वारा वो निर्णय ले रही हैं। तो निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं पश्चिमांचल की, वो हमेशा से आगे रही हैं अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। और प्रत्येक राजनीतिक दल का टारगेटेड वोट बैंक है, इसीलिए सारा शक्ति प्रदर्शन है और सारे दलों का जो फोकस है वो पश्चिम की ओर है। पश्चिम पर फोकस है और महिलाओं पर फोकस है। आधी आबादी पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं अखिलेश यादव। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल जी, क्या लगता है अखिलेश यादव का ये दाव, आधी आबादी को लेकर के आगे बढ़ने का ये दाव उनको एक मास्टर स्ट्रोक दिला देगी? और जो पश्चिम पर फोकस अखिलेश यादव कर रहे हैं, बिल्कुल फूंक दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि क्या किया है योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए, जरा गिना दें। वो एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा विकास योजनाओं को, कौन सी नई विकास योजनाएं ला दी है योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश को लगा हो कि नया हो। सब हमने शुरू किया था, फीता आपने काट दी। अनिल जी आवाज मिल पा रही है आपको? अनिल जी आवाज मिल पा रही है आपको सर? चलिए, अनिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से पंकज पांडे जी आपका रुख करूंगा। पंकज जी, ये जो क्रेडिट वाली राजनीति है, क्रेडिट वाली राजनीति, यही सवाल आपसे भी पूछ लेता हूं मैं एक विश्लेषक के रूप में, जरा आप बता दीजिएगा ये क्रेडिट वाली राजनीति उत्तर प्रदेश के लिए कितना सुखद है? देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जिक्र किया तो पिछले 8 वर्षों से लगातार उस बात जिक्र कर रहे हैं कि योजना का शिलान्यास हमने किया और उद्घाटन भाजपा की सरकार योगी जी को ऊपर लगाते हैं कि योगी जी उद्घाटन कर देते हैं और क्रेडिट ले जाते हैं। तो ये बात देखिए, उनकी सरकार जाने के और योगी जी की सरकार बनने के लिए यानी 2017-18 के आसपास तक तो कुछ समझ में आती थी। बहुत से ऐसे काम होते हैं कि एक सरकार उनको प्रारंभ करती है और वो उनकी पूर्णता होती है जाके अगली सरकार के समय में। तो ये चीज तब तो समझ में आती थी, लेकिन आज 8-9 साल बीत रहे हैं तो इस तरह की बातें करना मुझे तो उचित समझ में नहीं आता है। और मुझे लगता है देश की, प्रदेश की जनता को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो तात्कालिक होते हैं, जिनकी जो एक समय सीमा होती है, उस समय तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप उन मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते।
सरकार जाने के एक साल 1.5 साल तक अगर आप कहते कि हाँ ये फला योजना है, ये हमने शुरू की और आपने उद्घाटन करके क्रेडिट ले लिया, तब तो चलिए कुछ समझ में भी आता था। यहाँ पर मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई योजना अगर एक सरकार ने शुरू की और वो समाप्त दूसरे सरकार के समय में हो रही है, तो इसमें दोनों सरकारों का क्रेडिट होता है। आप दूसरी सरकार को ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं इनका कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि कंप्लीशन तो उन्होंने करवाया और योजना का एक बड़ा हिस्सा उनके ठीक है। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। अशोक पंकज जी, अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उससे पहले जरा अनिल जी के पास चल लेता हूं। अनिल जी आवाज मिल पा रही है सर आपको? अनिल जी आवाज मिल पा रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज आ रही है। हाँ, तो ये अखिलेश यादव समानता रैली कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या डबल इंजन की सरकार ने कर दिया उत्तर प्रदेश में नया, बता दें जरा। सब काम तो हमने किया, क्रेडिट लेने का काम सिर्फ समाज बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टियों की सरकार ने सब समाजवादियों ने किया है। अगर ये बात कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता का मजाक उड़ा। अगर इन्होंने ही सारे काम करे हैं तो जनता ने इनको नीचे क्यों उतारा? आप तो उद्घाटन करके छोड़ देते थे, हम काम करके दिखाते हैं, कंप्लीट करके काम दिखाते हैं। हमारा उद्देश्य काम करना है, विकास करना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ लेने और देने का नहीं है, लेकिन जो काम करता है उसको सम्मान भी मिलता है, उसको श्रेय भी मिलता है। इसलिए ये जो मर्जी कहते रहें, वो इनकी राजनीति है, लेकिन हमारा काम है उत्तर प्रदेश का विकास करना है। उत्तर प्रदेश का विकास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। जरा सुन लेते हैं, उसके बाद अनिल जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद हम जाएंगे सीधे अशोक जी के पास। कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके, वो लाल 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 दिखाई दे रही है। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। जितने लोग मंच पे हमारे साथ यहां पर हैं, जो हमारे दाईं तरफ मंच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग कार्यकर्ता नेता, और आखिरी तक मैं देख सकता हूं। और इस पंडाल में पीछे तक, और जब मैं पंडाल के अंदर आया हूं, मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता नेता दिखाई दिए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज तो हम रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे। वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नहीं कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि दादरी में हमने शक्ति प्रदर्शन जो किया है देख ले बीजेपी। कह रहे हो होश उड़ा दे रहे हैं। अनिल जी, ये तो होश उड़ा रहे हैं, ये होश उड़ाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी क्या पश्चिमांचल से? बिल्कुल मिथक है, ये इनको भ्रम है। किसी किस्म का होश उड़ाने वाली बात नहीं है। वो अपने राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करें। कह रहे हैं भीड़ देखिए, और सही मायनों में अगर ये राजनीति करें जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों का हित हो, तो लोग इनकी बात को जरूर ध्यान देंगे। ये सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, अपने पार्टी के हित की बात करते हैं। ये प्रकरण हम सत्ता में कैसे हासिल हो उसकी बात करते हैं, और चुनाव में इनको हम यूपी के लोगों को याद आती है। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर यूपी के विकास की बात नहीं करोगे, यूपी के लोगों को रोजगार की बात नहीं करोगे, यूपी के जो विकास काम है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, और आप यूपी की जनता के सामने झूठ बोलेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता को तो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आकर के जो बीमारू उत्तर प्रदेश है, आज उसको विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश है, चाहे विदेशी निवेश का मामला हो, चाहे नई नई फैक्ट्री लगाने का मामला हो,
चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, आप ये देखें चारों तरफ जिस तेजी से विकास हो रहा है, उस विकास से इनकी आंखें चकित हो गई हैं और ये देख नहीं पा रहे हैं विकास को। और सही मायनों में अब इनको ये दिखाई दे रहा है कि इस विकास के अंदर जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी, तो ये झूठे सच की बात करके और मेरे काम की होड़ लगा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपके चैनल से कहने में दिक्कत नहीं है कि जब कोरोना काल आया था तो कोविड का इंजेक्शन बनाया था, तो इन्होंने कहा था ये बीजेपी का इंजेक्शन है, लेकिन चुपचाप जाकर के इंजेक्शन लगवाई जाए। लोगों को उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए मना करा और खुद चुपचाप इंजेक्शन लगाई जाए। ये कहते कुछ है, इनके मन में कुछ और होता है। ये मन में ये हो रहा है कि वाकई में यूपी का विकास हो रहा है। बेचैनी इनको इसी बात की कि उत्तर प्रदेश का विकास क्यों हो रहा है। बेचैनी इनको इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता बार बार बीजेपी को क्यों चुन रही है। ठीक है अशोक कुमार तिवारी, इनको बेचैनी है। ठीक है अशोक जी के पास चल लेते हैं, पूछ लेता हूं। अशोक जी, क्या उद्देश्य है इस रैली का? जी सर जी सर, देखिए सर, आज का जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, आज का जो माहौल है उत्तर प्रदेश का जी, उसमें आज के माहौल में ये हमारी आवाज रिवाइंड हो रही क्या? हेलो जी अशोक जी बोलिए, बोलिए। आ रही है आवाज आपकी, आ रही है जी। या आवाज बार बार मैं ठीक करा देता हूँ, आवाज से ही करा दीजिए बार बार जी। ठीक है, जो है पंकज पांडे जी पास जाऊंगा, आपकी आवाज जो है ठीक कराता हूं मैं पीसीआर से कह के। पंकज जी, आप देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस रैली ने होश उड़ा दिया है और शुरुआती में क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव? शक्ति प्रदर्शन है या सामाजिक ताना बाना को एक सेट करने की कोशिश, वोट बैंक को सेट करने की कोशिश? रैलियां हमेशा जो आयोजित की जाती हैं वो अपने आप को, अपनी पार्टी को और अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए होती हैं, और अपने जो अपोनेंट होते हैं उनको एक मैसेज दिया जाता है कि हम भी हैं और हम इस स्तर पर हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कुछ रैलियों का महत्व होता है। इसमें एक चीज और इस समय जो रैलियां हो रही हैं वो चुनाव से काफी पहले हो रही हैं। हाँ। तो इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। पंकज जी, इसके अलावा पंकज जी, समाजवादी पार्टी ने लक्ष्य आपको पता है क्या रखा है? 300 सीटें जीत जाएंगे हम उत्तर प्रदेश में। क्या अतिशयोक्ति समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या अभी जल्दबाजी कर रही है? जी मैं इसी पर आ रहा हूँ। हाँ। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती है तो उसका जो मेन लक्ष्य होता है वो अधिक से अधिक सीटें जीतकर सत्ता प्राप्त करना होता है। और आपको सभी को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 400 पार का लक्ष्य रखा था पिछले लोकसभा चुनाव में, और वो लक्ष्य रखना ही उनके लिए मुझे लगता है ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ बाद में। तो इस तरह से लक्ष्य रखना तो ठीक होता है, कार्यकर्ता भी कुछ बूस्टअप होते हैं, रिचार्ज होते हैं। अशोक जी आ रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ आपके पास। अशोक जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आता हूँ। अशोक जी, अब आवाज सही मिल रही है सर आपको? जी सर, बोलिए। जी सर, बोलिए। आवाज मिल रही सही? जी बोलिए। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, हाँ। इस माहौल में दो चेहरे हैं। एक तरफ विकासवादी पुरुष का चेहरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा है, अजय सिंह बिष्ट का चेहरा है। अजय सिंह बिष्ट जी का चेहरा वो चेहरा है जिन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस लिए हैं। ये हालात है आज उत्तर प्रदेश की जनता में, चाहे पश्चिमांचल हो चाहे पूर्वांचल हो, दोनों तरफ एक ही आवाज आ रही है, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। कारण क्या है कि आज जो हाशिए पे लोग हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, चाहे जिस जाति वर्ग के हों, किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, खास तौर से पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भी दुखी है आज।
ब्राह्मणों की जो दुर्दशा अभी हुई है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में सनातन का अपमान किया गया है। सनातन का अपमान जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। यूपी की जनता सनातन का अपमान अपने जीवन में कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। उसी का नाम लेकर सत्ता में आए थे। आज अभी जनता मुक्तेश्वरानंद ने मामले में तो आप पर भी आरोप लग रहे थे कि आपने साठगांठ कर लिया है क्या अभी मुक्तेश्वरानंद से? जनता ने फिर भी इनको वोट दिया, लेकिन जनता आज पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है। शंकराचार्य जी का जिस तरह अपमान किया गया है, बटकों को जिस तरह से मारा पीटा, हम लोग के लिए नहीं उपयोग होता है। पंडित का उपयोग आज विद्वान के लिए होता है, ज्ञानी के लिए होता है, गुणीजन के लिए होता है, संत रविदास जी के लिए कहा जाता है। इसमें जाति की कोई सीमा नहीं होती है, विद्वान कोई भी हो सकता है। सच्चाई ये है, ये सनातन का महान शब्द है जिसका अपमान अजय सिंह बिष्ट जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। लेकिन आरोप उनको तो आप पे लगे, लोगों ने बंद कर दिया है। आरोप तो आप पर भी लगे। ये है, जात विशेष की बात करते हैं, सजातीय की बात करते हैं, माफिया की बात करते हैं, लेकिन कोडिन कप सिरप के जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, उनकी जांच धीमी कराई जा रही है। हालात ये है, सजातीय हैं वो। आज इतना भेदभाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आज गैस की कितनी बड़ी किल्लत है, आज यूरिया खाद की कितनी बड़ी कालाबाजारी हुई। अनिल जी आप भी बोलिएगा। आज किसान रह गए, किसान तार तार हो गए, यूरिया खाद नहीं मिली, कालाबाजारी। अनिल जी आवाज मिल पा रही है आपको? अब हालात ये है कि इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, अफरा तफरी मची हुई है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल। अच्छा जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अशोक जी। अशोक जी बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। थक चुकी है, पक चुकी है जनता, आज परेशान, अनिल गोयल जी बेहाल हो चुकी है। पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल रहा है, दलितों को उनका हक नहीं मिल रहा है। ठीक है, बीजेपी अनिल गोयल जी महिलाएं आज बलात्कार का शिकार हो रही हैं, इसका बदला 27 में जनता इनसे लेगी, इनको बेदखल करेगी, इनको खदेड़ेगी, इनको दूर दूर तक खदेड़ेगी और इनका नामो निशान तक नहीं रह जाएगा। हमारी सरकार 27 में आ रही है, जनता में चर्चा है, आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश। आवाज मिल पा रही है आपको सर? जी अनिल जी आवाज मिल पा रही है? जी दीजिएगा जवाब दीजिए। कीर्तिमा जी, जी मेरे भाई ने जो कुछ कहा है, लेकिन जनता को जो दिखाई दे रहा है कुछ और दिखाई दे रहा है। जनता को दिखाई दे रहा है सैफिक कांड। जनता ठंड में सुकड़ रही है, एसी में बैठ करके फंक्शन करते हैं। जनता को दिखाई दे रहा है इनको जाति और धर्म पर राजनीति करके किसी भी तरीके से सत्ता पाने की नाकाम कोशिश। जनता को दिखाई दे रहा है कि इनके टाइम में बीमारू उत्तर प्रदेश था, आज आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। और जनता को यह भी दिखाई दे रहा है कि जो पूरे विश्व की समस्या है, कई देशों में आज एक तरह से कर्फ्यू टाइप की स्थिति पैदा हो गई है, सब सामानों की शॉर्टेज है, हाहाकार मचा हुआ है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर, चाहे गैस का चाहे खाद का मामला हो, चाहे तेल का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, सभी चीजों पर सरकार ने कंट्रोल करा हुआ है। और ये कंट्रोल जो है इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये इनके प्रकरण सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि आज की परिस्थिति में निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान करा है। और इन सबको भी ऐसी विकट परिस्थिति में आप कोई भी बैंक का ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि पैनिक फैले। देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। ये पैनिक फैलाना चाहते हैं, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये भाइयों आपस में बंटवाना चाहते हैं। सनातन का भी अपमान आपने किया है, शंकराचार्य का अपमान किया आपने। ये अगर सनातन के अपमान की बात करते हैं तो इनके जो साथी हैं, इनके जो गठबंधन के साथी हैं, वो कहते हैं सनातन धर्म खत्म होना जाना चाहिए। वो कहते हैं सनातनी धर्म जो है, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। ये इनके गठबंधन के साथी कहते हैं, जो इनके गले से गले मिलते हैं। इनके गठबंधन के साथी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाले कहते हैं, जो इनके गठबंधन में शामिल है ये उनके आगे बोल भी नहीं सकते हैं, निम्नियात उनके आगे खड़े होकर के, क्योंकि ये अब सिर्फ सत्ता पानी है। और सत्ता पाने के लिए कोई इनको जो मर्जी करे, इनका कोई स्वाभिमान नहीं, इनका कोई अपना स्वाभिमान नहीं है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है।
सिर्फ सत्ता पाना है जिसका उद्देश्य हो, वो चाहे किसी गाली खा के भी सत्ता चाहिए और गिड़गिड़ा के भी सत्ता चाहिए, पैरों में पड़ के भी सत्ता चाहिए। ये सही बात कहने की इच्छा नहीं है, इनमें इच्छा शक्ति नहीं है। जब इनके गठबंधन के साथी ने कहा कि सनातन धर्म बीमारू है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है वो बीजेपी ही कर सकती है। शंकराचार्य का इन्होंने अपमान किया है, तो इससे बड़ा सनातन का क्या आरोप हो सकता है? असम्मान क्या हो सकता है सनातन का? देखो, मैं अगर ये शंकराचार्य जी के विषय में बात कहना चाहते हैं तो हर एक आदमी की अपनी सीमाएं हैं। हर आदमी की जो आदमी सीमा लांघता है तो निश्चित तौर पर उसको समस्या खड़ी होती है। सीमा लांघने का काम शंकराचार्य जी का नहीं था। शंकराचार्य जी हमारे शंकराचार्य जी हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सीमा लांघने का किसी को भी अधिकार नहीं है। आप सीमाएं लांघ करके बात करोगे, आप कानून को नहीं मानोगे, आप जनता के हितों को नहीं मानोगे। आप सामने बैठ जो हमारे लिए सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता, हमारा भी है उन सबकी सुरक्षा हो करना। अशोक जी, शंकराचार्य का अपमान का आरोप आप लोग बीजेपी पर लगाते हैं। बीजेपी और सभी और भी लोगों ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी पर कि आपने कहीं डील तो नहीं किया शंकराचार्य से? अरे सर, ये सब बातें जनता पब्लिक में छोड़ दीजिए। आज गलियों में जो चर्चा है सर, जो मोहल्लों में चर्चा है, गाँवों में चर्चा है, उस पर छोड़ दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता जो भी कह रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में जा रही हैं बातें, पब्लिक डोमेन में चर्चा है इस बात का, तो उसको उस पर पब्लिक क्यों छोड़ दीजिए? पब्लिक डिसाइड कर देगी। जहां तक ये कोरोना काल की बात कर रहे थे, मतलब जो है प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने के वक्तव्य से पूरे देश में हाहाकार मचा है। उन्होंने तुलना कर दी कि कोरोना का ये तो सार्वजनिक मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने, एक मिनट अशोक जी, एक मिनट मैं स्टैंड क्लियर कर दूं, मैं स्टैंड क्लियर कर दूं प्रधानमंत्री मोदी का जी, मैं स्टैंड क्लियर कर दूं। इस तरह से अफवाहें जनता के बीच में जो फैल रही है, सार्वजनिक मंच से अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड अलग था। सिर्फ उदाहरण दे रहे थे पीएम मोदी कि जिस तरह से हमने कोरोना से लड़ा, उस समय लॉकडाउन की स्थिति रही, जिस तरह से कोरोना से लड़ा वैसे ही हमारे देश के एक एक नागरिक मिलकर के इस स्थिति से भी हम लड़ेंगे। लॉकडाउन में जिस तरह से हमने एकता दिखाई और उसको आप लोगों ने ले लिया कि लॉकडाउन लगेगा, इससे अफवाहें और तेजी से फैली। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? सर जी, अमित शाह जी ने तो सफाई दी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं गलियों में जन चर्चा में जो हमने सुना है, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लॉकडाउन लगने वाला है। अरे तो ये अफवाह फैलाया कौन? लोग भाग क्यों रहे हैं? की बातों पर लोगों ने विश्वास। अरे विपक्ष का एक काम होता है अशोक जी, विश्वास नहीं करते हैं। विपक्ष का काम होता है कि किसी भी मुद्दे को लेकर के बड़ी बात है, छोटी बात चीजों को स्पष्ट करना जनता के बीच में। जिम्मेदाराना बयान अगर आप ही लोग अगर जनता के बीच में फैलाओगे, व्यवस्था फैलती है, अगर आप लोग ही जनता के बीच में फैलाओगे कि देखिए लॉकडाउन की स्थिति होने वाली है, उधर ममता बनर्जी, आज पीएम मोदी ने किया है देश के अंदर। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट। और जहां तक सच्चाई की बात है अशोक जी, शंकराचार्य जी की बात है, इन्होंने घोर अपमान किया है। हाँ। पाठक जी को सामने आना पड़ा है। पाठक जी डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा सरकार ने महापाप किया है, बच्चों को चोटियां खींची हैं, शिकायतें खींची हैं, ब्राह्मणों का अपमान किया है, ठीक है, महापाप किया है। आज केशव मौर्य ने आकर कहा हमारे भगवान है शंकराचार्य। रुकना होगा अशोक जी, रुकना होगा आपको, रुकना होगा। विपक्ष का काम होता है कि किसी भी चीज को क्लियर कर देना, जनता के बीच में ये फैलाना कि लॉकडाउन लग जाएगा तो जनता तो भागेगी, दौड़ेगी। जो लोग रेगुलर 2 से 3 लीटर पेट्रोल लेते थे वो अब टंकी फुल कराने में लगे, तो क्राइसिस तो होगी ऐसी। आपका काम है कि उस चीज को, स्थिति को स्पष्ट करना। ममता बनर्जी को देख लीजिए, आपदा में अवसर निकालने में लगी हुई हैं। बंगाल में कह रही हैं लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन हो बे। एक ब्रेक लूंगा मैं छोटा सा, उसके बाद आप सभी लोग पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक। खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज।
जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। कि भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग हो रही है, उस अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत का लोकतंत्र चौखंबा राज्य पर टिका है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, और इसके जिस भी खंभे में घुन लग जाता है तो लोकतंत्र का मंदिर भरभरा के गिर पड़ता है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भारत अपडेट लोगों की अपेक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरेगा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचनाओं से आम जनता को अवगत कराएगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी चैनल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। देखिए, मैं विवेक पाठक जी को और भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, और आपका नेटवर्क, आपका मीडिया तंत्र समाज की सच्चाई को दिखाने में अपनी भूमिका निभाए, ऐसी शुभकामनाएं। भारत अपडेट की रीलॉन्च पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष तौर से विवेक पाठक जी को हम सब की ओर से बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि भारत अपडेट का यह नया वर्जन और ज्यादा बेहतरीन खोजी पत्रकारिता, सटीक पत्रकारिता, आलोचनात्मक और संरचना वाली पत्रकारिता, उसका एक सतत उदाहरण बनकर उभरेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चलेंगे रुक करेंगे मेहमानों का एक बार फिर से। पंकज पांडे जी, आपके पास ही आऊंगा सर। पंकज पांडे जी, आप कुछ कहना चाहते थे और एक मेरा सवाल है, इसमें जोड़ देता हूं मैं। क्या समाजवादी पार्टी भाईचारा रैली करके जो एमओआई की छवि एक बनी थी कि मुस्लिम यादव समीकरण लेकर के समाजवादी पार्टी चलती है, खुले तौर पर ऐलानिया भी कर चुकी है कि हाँ भाई, मेरा कोर वोटर बैंक, कोर वोटर्स जो है ये एमओआई समीकरण है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। अब ये भाईचारा रैली करके समाजवादी पार्टी क्या उस समीकरण से निकल पाएगी, सबको एक साथ कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके प्रश्न पर आ जाता हूं जी। देखिए, निश्चित रूप से जो किसी भी राजनीतिक पार्टी की एक छवि होती है, जो छवि उसने स्वयं गढ़ी होती है और जिस छवि का लाभ लेकर वो सत्ता तक पहुंचती है, और बीच बीच में उसका प्रयास होता है कि उसको थोड़ा रिलैक्स्ड किया जाए, जनता तक एक मैसेज दिया जाए कि हम इसी सीमाओं पे बंधे नहीं हैं, हम इसके आगे भी हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यही प्रयास चलते रहते हैं, यही प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। तिवारी जी अभी बोल रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तिवारी जी के वक्तव्य से, और मेरे मन में अचानक एक प्रश्न आया, तो मैं तिवारी जी से पूछ लेता हूँ। तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। निश्चित रूप से सुन रहे होंगे तिवारी जी। हाँ। तिवारी जी, पीडीए का अर्थ बता दीजिए। जी, देखिए, पीडीए का अर्थ बहुत ही व्यापक है। व्यापक नहीं तिवारी जी, इसका शाब्दिक अर्थ फुल फॉर्म बता दीजिए, फुल फॉर्म। पंकज जी, लिखिए, लिख लीजिए। हाँ। पीड़ित, दुखी, अपमानित,
पीड़ित दुखी तिवारी जी ने आज एक नया समाज बताया है, पीड़ित दुखी और अपमानित बता दिया है। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी पिछड़ा दलित आदि आबादी बताते हैं, हमेशा बताया करते हैं। देखिए वो है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। देखिए सर, उत्तर प्रदेश हो सकता है कि उनकी राजनीति समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया। अशोक जी, बार बार चेंज क्यों होता है पीडीए का फॉर्मूला आप लोगों का? सर जी, आवाज क्योंकि आज तिवारी जी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों के मन में दर्द है, इस चैनल पर शोर आ रहा है, दिक्कत होती है, एक आदमी बोलेगा हम नहीं बोल पाएंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमको अकेले बोलने दीजिए तब जवाब दे पाएंगे। इसलिए आज ये दूसरा अर्थ बता रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, वो पूछ रहे हैं पीडीए का फॉर्मूला बार बार बदलता क्यों किया था, और जिसका उत्तर आप नहीं देना चाहते। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक घुमा रहे थे, आदिवासी बता दिया दलित और अल्पसंख्यक पीड़ित। अब मेरा देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से कि आप बताइए कि ये तिवारी जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये ब्राह्मणों की हत्याओं से, ब्राह्मणों के अपमान से बहुत दुखी हैं। अरे ब्राह्मण की लहर होती है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस समय जातिवादी सोचकर पर प्रहार करने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है ना, मैं समझता हूँ कि आप दे सकेंगे। नेताजी यादव जी ने परशुराम जयंती का अवकाश, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जातिवादी अजय सिंह जी आज बहुत उसको खत्म कर दिया। आज परशुराम जयंती का अवकाश द्रोही है, ब्राह्मण द्रोही है। कितने ब्राह्मणों को टिकट देने वाले हैं तिवारी जी? महापाप उस पार्टी से संबंध चोटियां खींची है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बटुकों को अपमानित किया है, पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं, राष्ट्र को अपमानित किया है, पंडित संबंध रखते हैं। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर कोई पत्रकार प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्न उनके अनुसार नहीं होता है। 27 में ये बुरी हार विचारधारा के अनुसार नहीं होता है, उनको जिनका सदैव जा रही है तिवारी जी, कितने ब्राह्मणों को टिकट देने वाली है आपकी पार्टी 27 में? राहुल गांधी जी, उनको भी अगर कोई प्रश्न सूट नहीं करता है तो उस पत्रकार से उसको जाति पूछ लेते हैं, और जब उनके कार्यकर्ता अपमानित करने लगते हैं नहीं भाई रहने दो, मिश्रा जी को यही करता है। तो सबसे बड़ी बात ये दोहरा चरित्र है। एक बात, दूसरी बात, अभी तिवारी जी कह रहे थे कि जहां भी जाते हैं वहां पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्व में, पश्चिम में, मध्यांचल में, हर जगह से इनको अखिलेश यादव की आवाज सुनाई पड़ती है। जनता कहती है अखिलेश यादव, और वो आवाज इनके दोनों कान के पर्दों तक पहुंचती है और दिमाग में गूंज जाती है। भाई साहब, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ना प्रवक्ता रहेंगे ना समाजवादी पार्टी में रहेंगे, तो ऐसा होना भी चाहिए। अब जहां तक जो आपने मूल प्रश्न किया था उसमें मैं फिर से आ जाता हूं। देखिए, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी एक विचारधारा पर चलती है। जैसा अभी आपने पॉइंट आउट किया कि समाजवादी पार्टी की शुरू से एक लाइन रही है, और वो लाइन रही है MY की, और MY का ही एक दूसरा रूप कह दी। जैसे अभी आपने एक अलग अर्थ बता दिया था पीड़ित और क्या क्या, वो पीडीए है। वो पीडीए नाम लेते हैं लेकिन पॉलिटिक्स करते हैं MY। तो अखिलेश यादव भी नहीं बताते, लेकिन बीच बीच में एक मैसेजिंग देने की जरूरत होती है। जो तिवारी जी कह रहे थे वो फॉर्मूला तो अखिलेश यादव ने भी आज तक नहीं बताया। जी पिछड़ा दलित अब बीच में जरूरत यह पड़ती है कि अशोक तिवारी जी अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो ये भी थोड़ा संतुष्ट रहे, तो थोड़ी बात कर दी जाती कि एक भाईचारा रैली कर दी गई, एक सम्मेलन कर दिया। लेकिन हर रैली, हर सम्मेलन में भाईचारा की बात से ज्यादा टारगेट होता है सरकार को टारगेट करना, ऐसी बातों को कहना। अनिल जी, जिनका कोई बेसिस ना हो। ठीक है, पंकज जी आ रहा हूं आपके पास। अनिल जी, फॉर्मूला बार बार चेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी पिछड़ा दलित आदि आबादी। अनिल जी,
अनिल गोयल जी, आवाज मिल पा रही है आपको सर? अनिल जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? अच्छा चलिए, यही सवाल मैं अशोक जी के पास ले चलूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार घुमा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी आदि आबादी इसमें जोड़ देते हैं, आखिर ऐसा क्यों अशोक जी? देखिए सर, जनता की आवाज हम बोलते हैं, हम अपनी आवाज नहीं बोलते। हम जो भी बोलते हैं जनता की आवाज। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उसमें ऐसा फॉर्मूला लाइए सब समाहित हो जाए, उसमें बार बार चेंज करने की जरूरत क्या? सुनिए सर, हाँ। सबसे ज्यादा अत्याचार किसी पे हो रहा है तो दलित पे हो रहा है। नौकरियां गायब कर दी गई हैं, पटल पे नौकरियां ही नहीं है। जब न सरकारी नौकरियां ही नहीं है, आरक्षण कहाँ मिलेगा? प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है पूरी तरह से, और जो है नौकरियों को हटा दिया गया है। नौकरियों की तो बात ही मत करिए, नौकरियों की तो बात ही मत करिए अशोक जी। आपके समाजवादी पार्टी की सरकार में आरोप लगा कि आप लोगों ने एक विशेष जाति वर्ग को यूपी पीसीएस में भर दिया। यूपी पीसीएस में आपने एक विशेष जाति वर्ग को भर दिया, उस समय दलित नहीं याद आ रहा था आपको? सर जी, हमको अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आवाज रिवाइंड इस पर जवाब दे दीजिए ना। आप कह रहे हैं पिछड़ा, दलित सबसे ज्यादा शोषित है आजकल। हमको बोलने देंगे तो दलित आपको आपके समय में नहीं याद आ रहा था? दलित आपकी सरकार में नहीं था? अरे चुप हो जाता हूं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं। सच्चाई है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है ना। आ रही है अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मेरा सर सवाल यही है, हमको बोलने दीजिए अकेले। अब सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा। मेरा सवाल यही है अशोक जी कि आप लोग कह रहे हैं कि दलित इस समय सबसे ज्यादा शोषित है, तो आपकी सरकार में दलितों का भलाई करने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? अखिलेश यादव ने क्या किया? आरोप आपके ऊपर लगा कि एक जाति विशेष वर्ग को आपने यूपी पीसीएस में भर दिया। अरे छोड़िए, इस समय हालत देखिए, इस समय दलित पूरी ताकत से अखिलेश जी के साथ है। इस समय वो जानता है हमारा संघर्ष यही कर रहे हैं। हमारा संघर्ष कोई कर रहा है तो राष्ट्रीय अखिलेश या अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आज पूरी जनता उनके साथ है, पिछड़ा उनके साथ है, दलित साथ है, अल्पसंख्यक साथ है, यहाँ तक कि ब्राह्मण पूरे जोशो खरोश के साथ है। आज किसान पूरी ताकत में साथ है। आज जो रोजगार नहीं पा रहे हैं लोग, पूरी ताकत साथ में है। आज महिलाएं जो बलात्कार के शिकार हो रही हैं, पूरी तरह साथ में है। आज पूरा जनमानस, जिसने 24 में वोट किया है, 24 में सर्वजन समाज ने हमको वोट दिया है, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है, दलितों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है, पिछड़ों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है, अल्पसंख्यकों ने बढ़ चढ़ के वोट किया है, ब्राह्मणों ने वोट दिया है, तब जाकर के हम राजनाथ सिंह का जीत का अंतर कम कर पाए हैं। आज मोदी जी का जीत का अंतर क्या है? किसी तरह एन प्रकार मोदी जीत पाए हैं। आज सवाल बात का है, ये जो है कितने कम सीटों पे आ गए हैं, आधे से भी कम सीटों पे आ गए हैं। आज ये हमारी सीटें 37 सीटें हमने जीती हैं, 43 सीटें हमने इंडिया ब्लॉक में जीती हैं। आज ये कहां पर है? हाशिए पे आ गई है भाजपा। अच्छा, मुझे लगता है अनिल जी तक आवाज पहुंच गई। अनिल जी, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी। अब मेरा सवाल ये है अनिल जी, अशोक जी कह रहे थे दलित अभी इस वक्त सबसे ज्यादा शोषित है। हमने पूछा कि आपने अपनी सरकार में दलित कल्याण के लिए क्या कर दिया? आरोप तो आपके ऊपर लगा कि भाई एक जाति विशेष वर्ग को आपने भर दिया पूरे सरकारी नौकरी में उत्तर प्रदेश। यूपी पीसीएस के शीर्ष से लेकर के ग्रुप डी तक आरोप लगा कि आपने एक जाति विशेष को भर दिया। अब दूसरा सवाल मेरा ये था कि आप पीडीए का फॉर्मूला बार बार ये लोग चेंज कर रहे हैं। कभी आधी आबादी लग जाता है ए में, तो कभी अल्पसंख्यक लग जाता है। नहीं कीर्तिमा जी, इनको सिर्फ येन प्राकृतिक सत्ता चाहिए, जितनी मर्जी बातें बदल। और ये जो MY फैक्टर को, इनका फैक्टर सिर्फ मुस्लिम और यादव है, और हमारा MY है महिला और युवा। इनका PDF पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक PDA, इनका PDA ये है। और आज ये PDA की परिभाषा कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और कहने लगेंगे। सही मायनों में इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों की चाहिए, इन्हें उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के वोट नहीं चाहिए। ये वोटों की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
पिछड़ा, दलित, शरण कोई भी हो, सब उत्तर प्रदेश के हैं। उनके विकास की चिंता करना, हमारा माननीय योगी जी इस बात पे लगे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश का विकास दिखाई दे रहा है और उस विकास से इनको बौखलाहट हो रही है। और ये जितनी बात भी कह रहे हैं, अनिल जी एक सवाल है, परशुराम जयंती नेताजी मुलायम सिंह यादव ने घोषित की थी, अजय सिंह बिष्ट ने जातिद्रोही होने की वजह से क्यों बंद कर दिया, क्यों खत्म कर दिया? विप्रद्रोही नहीं है तो क्या है? जी बताइए अनिल जी। आपने पहले ही कहा है कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं। अरे ब्राह्मण का बात करना जातिवादी हो गए हम? ब्राह्मणों से क्यों नफरत करते हो इतना? पंडित सबको आशावादी क्यों कहते हो? यही तो सवाल पूछ रही जनता आपके विरुद्ध है। इसमें जनता आपको कोस रही है, आज दुखी है जनता। आपको वोट क्यों दिया उसने? ब्राह्मण दुखी है, अपमानित है, आज पीड़ित दुखी अपमानित। इसका फायदा इनको मिल जाए, अपनी बात कह पाए। आप सुनने को तैयार नहीं है। आपने ना जनता की सुनी है, ना यहाँ पर किसी सुनने को तैयार हो। मैं इनसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। आप द्रोही हैं, जातिवादी हैं, कोडीन माफियाओं के साथ खड़ी है सरकार, मुसलमानों की माफियाओं के साथ खड़ी है सरकार। उनके महल नहीं गिराए जा रहे हैं, उनकी अट्टालिकाएं नहीं गिराई जा रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, गिराई जा रही है। बांटना चाहते हैं, को बांटना चाहते हैं, मंत्री नहीं बन पाएंगे। जी, जाति की राजनीति करते हैं आप, जाति और धर्म की राजनीति कर देश को बांटना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मुसलमानों के अंदर सिया मुसलमानों की जो रैली थी तो क्यों नहीं निकलने दी गई? उनके जो फंक्शन क्यों नहीं किए टाइम में? सर धर्म सद्भाव के साथ हम हैं, आज भाईचारा के साथ खड़ी है बात। समाजवादी भाईचारा समानता, हम समानता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, इसी आधार पर जनता हमें गैस सिलेंडर के फॉर्म में आपके नेता कालाबाजारी कर रहे हैं, पूर्वांचल से कर रही है, मध्यांचल से कर रही है, इसके अंदर तेल के अंदर कालाबाजारी के अंदर पकड़े गए हैं, तो आपको काम कालाबाजारी करना है। अशोक जी, MY का समीकरण आपने बनाया, आपको उससे पिछले सरकारों में बहुत सफलता भी मिली, आपका समीकरण है वो ठीक है। लेकिन बीजेपी MY में माफिया भी जोड़ती है। बीजेपी कहती है कि पहले समीकरण ये था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है। दूर है, जनता बीजेपी का चेहरा देखना नहीं चाहती है, जनता अजय सिंह बिष्ट का तागी चेहरा देखना नहीं चाहती है। जी, अजय सिंह बिष्ट तो बहुत पहले उनका नाम अब योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने तो त्याग दिया अजय सिंह बिष्ट के साथ में खड़ी है। हर तरफ से आवाज आ रही है, आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश, अमर रहे हैं अखिलेश। अरे अशोक जी, अभी तो वो जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए, अमर कहाँ कर रहे हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ आ रहे हैं, आपके कान खराब हो गए हैं। और अशोक जी और अजय सिंह बिष्ट तो बहुत पहले अपना ये त्याग कर चुके हैं अपना नाम, अब तो उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। आपका चैनल सही काम नहीं कर रहा है, चैनल पे आवाजें आ रही हैं, आप इसका जूम लिंक सही करा दीजिए। अब तो योगी आदित्यनाथ है, अजय सिंह बिष्ट तो बहुत पहले परित्याग कर चुके हैं इस टाइटल का। अजय सिंह बिष्ट जो है तागी छद के हैं, उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती सरकार, सरकार का चेहरा भी देखना नहीं चाहती जनता उनके ब्राह्मण द्रोही मानती है, दलित द्रोही मानती है। आप चाह रहे हैं कि ब्राह्मण कट जाए और आपको फायदा हो जाए, बीजेपी से ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वोटर कट जाए और आपको फायदा हो जाए? नहीं है, ये साबित हो गया है। जी, आप चाह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट जो है पूरी तरह से कट जाए, बढ़ जाए, आप तक मिल जाए और आपको फायदा हो जाए? अरे हमको मिल रहा है पूरा वोट, इनको फूटी आंख देखना नहीं चाहता है, भाजपा को फूटी आंख से देखना नहीं चाहता है, बहुत अपमानित हुआ है, दुखी हुआ है, पीड़ित हुआ है। चलिए ठीक है, पंकज पांडे कह रहे ब्राह्मण वोट हमसे जुड़ेगा, इंटैक्ट है, हमसे इंटैक्ट है, इसका फायदा भी होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग MY पर आधारित है। अखिलेश यादव जी जब पार्टी को उन्होंने टेक ओवर किया तो थोड़ा सा लचीले हुए, थोड़ा सा, लेकिन फोकस जो था उनका वो मेन वही था MY पर।
वही बेस वोट था, वही उनको सत्ता तक पहुंचाने की कुंजी था और है। अगर कभी समाजवादी पार्टी सत्ता की तरफ देखती है, और उनको भी अच्छी तरह से पता है कि एमवाई के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक फेक नैरेटिव चलाया गया भाजपा के किसी छोटे नेता द्वारा, जी अनिल जी से एक लास्ट कमेंट लूंगा मैं, क्या ये समीकरण बिगाड़ने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं समानता भाईचारा रैली के जरिए? ये सफल हो पाएंगे अनिल जी? हेलो अनिल जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? हाँ बोलो। क्या एक लास्ट कमेंट समानता भाईचारा रैली पर आप दीजिए जरा, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। कीर्तिमा जी, आपने क्या कहा मुझे सुनाई नहीं आया। समानता भाईचारा जो रैली अखिलेश यादव ने कहा है कि देखिए सबके पसीने छूट रहे हैं, ये भीड़ देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन देखिए, क्या सफल हो पाएंगे अखिलेश यादव? मैं एक बात कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी वाले सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते। और आज की डिबेट में भी आपने देखा होगा कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, चाहे मैं बोल रहा हूं और चाहे अपने पंकज भी बोल रहे हैं, सबके बीच में बोलना, आप बोल रहे हैं उनके बीच में बोलना उनका पर्पज है। इनको तो अपनी मतलब अपने अपने ढाल, अपने अपने अलापनी है और अपने अलापने अपने आप को ठीक करना है। कोई भी लोग इनके साथ में नहीं है। आज वो उत्तर प्रदेश के लोगों ने उत्तर प्रदेश का विकास देखा है, डबल इंजन की ताकत देखी है, और उस विकास को देख करके सभी लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अशोक जी आपका और पंकज जी आपका, तीनों में मानो बहुत शुक्रिया डिबेट पर आने के लिए, अपने मुद्दों को रखने के लिए, अपनी बातचीत अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो भाईचारा रैली दिखाई है, अब भाईचारा कितना बना पाती है, कितने अपने वोट बैंक को साथ पाती है अखिलेश यादव की पार्टी, ये देखना 27 के चुनाव में अहम होगा। लेकिन उससे पहले लिटमस टेस्ट है पंचायत चुनाव, उसमें भी दिख जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट।